Welcome back to my channel. I hope you all right. आज हम अपना चैप्टर 3 नाजीज एंड द राइज ऑफ हिटलर कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा पार्ट 3 है। आई होप आपने पार्ट 1 एंड 2 देख लिया होगा, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि हिटलर का राइज हो गया है, किस तरीके से उसने कॉमन पीपल एंड सिटीजन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। लोग उससे इन्फ्लुएंस हुए काफी ज्यादा एंड उसको एज अ सेवियर देखने लगे। लोग सोचते थे कि हिटलर हमें बेटर फ्यूचर दे सकता है एंड लास्ट में हमने देखा था उसको प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग के जरिए चांसलरशिप भी मिल गई थी एंड वो फाइनली पावर में आ गया था। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने इसी टॉपिक पे छोड़ा था, आज हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। मैंने आपको बताया था कि 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलरशिप ऑफर की एंड इससे ये पावर में आया एंड इसने पावर जब एक्वायर किया तो उसने पूरे डेमोक्रेटिक रूल को, पूरे स्ट्रक्चर को बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया था। एंड मैंने आपको फायर केस भी बताया था, एक सडन फायर की वजह से जो वेमार रिपब्लिक था एंड वेमार रिपब्लिक ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि लोगों को राइट देता था, फ्रीडम देता था स्पीच की, प्रेस की, असेंबली की, ये सब अब बिल्कुल खत्म हो गए थे, सस्पेंडेड हो गए थे, क्योंकि पूरी फायर जो थी पार्लियामेंट में लगी हुई थी एंड इसका फायदा हिटलर ने मिला। ना सारे पेपर्स जल चुके हैं बिल्कुल, अब कोई भी एविडेंस नहीं रहा है। ना हिटलर ने क्या किया, जो उसके एनिमीज थे उनको सबको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जिससे हमारा पॉइंट कहता है द रिप्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट वाज सेवर। काफी कम कम्युनिस्ट थे और जितने सर्वाइविंग थे उनमें से 6,808 को अरेस्ट कर लिया गया डिसेंडॉर्फ एंड स्मॉल सिटीज में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन उनको अरेस्ट करके बंद कर दिया गया था, इनमें से कम्युनिस्ट ज्यादा थे। नाउ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हिटलर फाइनली डिक्टेटरशिप बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है जर्मनी में एंड उसकी ही मर्जी से सब कुछ होगा। एंड यही हुआ 3 मार्च 1933 को एक फेमस एनेबलिंग एक्ट पास हुआ एंड ये एक्ट जर्मनी में डिक्टेटरशिप को एस्टैब्लिश कर दिया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस एक्ट से जर्मनी में डिक्टेटरशिप आई, दैट इज एनेबलिंग एक्ट। नाउ इस एक्ट से हिटलर को सारी पावर मिल गई थी एंड इसी एक्ट की वजह से वो पूरा पार्लियामेंट्री को साइडलाइन कर दिया था उसने एंड अपनी खुद की पार्टी को सुपीरियर कर दिया। बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, ट्रेड यूनियंस थी, सब पे बैन लगा दिए। फाइनली हिटलर का इमर्जेंस यहाँ से देखा गया इन पावर। पूरा कंट्रोल था स्टेट का, इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी पे एंड जो रेगुलर पुलिस एग्जिस्ट करती थी ग्रीन यूनिफॉर्म में एंड एसए और स्टॉर्म ट्रूपर, इनमें भी थोड़ा चेंज हुआ। गेस्टापो का इंक्लूड हुआ, दैट इज सीक्रेट पुलिस एंड एसएस प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस एंड सिक्योरिटी सर्विस एसडी। इन सब चीजों से जो पुलिस सेक्टर था पूरा डिपार्टमेंट को एंड इनकी पावर को, इनकी रेपुटेशन को शो करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए काफी इम्पोर्टेंट था, तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हुए। हमारा लास्ट पॉइंट कहता है पुलिस फोर्स एक्वायर पावर टू रूल विद इम्यूनिटी। दिस इज ऑल अबाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, किस तरीके से डेमोक्रेसी को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। फाइनली जर्मनी में डिक्टेटरशिप इमर्ज हुई, हिटलर ने रूल स्टार्ट कर दिया। न्यू टॉपिक इज रिकंस्ट्रक्शन। नाउ क्या रिकंस्ट्रक्शन हुए, कुछ रीचेंज हुए थे, रिफॉर्म्स आए थे, सारे इस टॉपिक में देखने वाले। फर्स्ट पॉइंट कहता है हिटलर ने इकोनॉमिक रिकवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इकोनॉमिस्ट है उनको दे दी, जिनका नाम है हेल्मर स्टार्च एंड जिसका एम था फुल एम्प्लॉयमेंट एंड फुल प्रोडक्शन थ्रू स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। प्रोग्राम बनाए गए एंड इकोनॉमिक रिकवरी भी होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्सन को दे दी गई। एंड इस प्रोग्राम के अंडर इसका एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट क्या था, प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवे एंड पीपल्स कार वॉल्क्सवैगन। इस तरीके से इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है। ये लीग ऑफ नेशन से पुल आउट होते हैं 1933 में और जो राइन लैंड थी इनकी, आपको याद होगा, जो कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल की वजह से इनसे छीन लिया गया था, वो इन्होंने रीऑक्यूपाई कर लिया इन 1936 में एंड ऑस्ट्रिया को जर्मनी के साथ इंटीग्रेट कर दिया था। दोनों इंटीग्रेटेड थे इन 1938 अंडर द। इनका स्लोगन क्या था, वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर। ये इनका स्लोगन था। इससे ये बाकी कंट्रीज को अपने अंडर कर लेते थे, इंटीग्रेट कर लेते थे। एंड ऑस्ट्रिया में तो इनका बॉर्न हुआ था, बर्थ हुआ था, तो सबसे पहले इन्होंने इंटीग्रेट किया ऑस्ट्रिया को जर्मनी के साथ। ये जो एक सक्सेस हो रही थी अपनी कंट्री में एंड अब्रॉड में, इससे कंट्री की जो डिग्निटी थी, मतलब जर्मनी की जो डिग्निटी थी, वो बिल्कुल रिवर्स कर गई। पहले की सिचुएशन में और अब की सिचुएशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया था। 1939 के सितंबर में इन्होंने पोलैंड को भी इन्वेड किया एंड इस इन्वेजन से हम देख सकते हैं कि एक नया वॉर स्टार्ट होगा। आगे लिखा हुआ भी है, दिस स्टार्टेड अ वॉर विद इंग्लैंड एंड फ्रांस।
तो ऐसे क्या हुआ था, नौ वॉर स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में है सितंबर 1940 में क्या होता है, एक ट्रिपटाइट पैक्ट पास होता है, साइन होता है जर्मनी, इटाली एंड जापान में, जो क्या स्ट्रेंथनिंग करता है हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर। तो ये एक पैक्ट है, उसको साइन किया गया, हिटलर को इंटरनेशनल पावर का क्लेम हुआ, उसको क्लेम किया कि वो इंटरनेशनल पावर संभालेगा। इसमें कौन कौन थे इस पूरे पैक्ट में, जर्मनी, इटाली एंड जापान। अब हम देख सकते हैं कि हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम लोग जा रहे हैं एंड जो तीनों कंट्रीज है ये एक पावर में रहेंगी एंड हमें देखना है कि हमारी ऑपोजिट पावर कौन सी है। नाउ हिटलर को अब सबसे बड़ा अपना एम को अचीव करना था, दैट इज कंकरिंग ईस्ट यूरोप, ईस्टर्न यूरोप को कंकर करना था, अपने कंट्रोल में लेना था। ये सबसे बड़ा एम था हिटलर का। एंड 1941 में इसने सोवियत यूनियन पे अटैक कर दिया। तो जून 1941 में सोवियत यूनियन अटैक हो गया एंड इससे एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक इवेंट सामने आएगा। इस पूरे हिस्टोरिक ब्लंडर में हिटलर ने जर्मन वेस्टर्न फ्रंट को ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड ईस्टर्न फ्रंट को पावरफुल सोवियत आर्मी के सामने खड़ा कर दिया। सो दैट वाज गोइंग ऑन। इसी टॉपिक में कंटिन्यू दिया हुआ है कि रेड आर्मी ऑफ सोवियत, जब सोवियत यूनियन पर जर्मनी ने अटैक किया था तो उसके रिटर्न में इस रेड आर्मी ने स्टालिनग्राड में जर्मनी को डिफीट कर दिया। एंड दूसरी साइड क्या देखने को मिला कि जापान अपनी पावर को एक्सपेंड कर रहा ईस्ट में, क्योंकि ये तीनों कंट्रीज एक साथ थी, जर्मनी, जापान, इटाली। तो जापान के एक्सपेंशन से क्या हो रहा था, उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर ऑक्यूपाई कर लिया उसको एंड यूएस नेवल बेस जो कि पैसिफिक में थे उसको अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था। अभी तक फ्रेंच इंडो चाइना ऑक्यूपाई हो गया है जापान से, अब वो यूएस बॉम्बिंग के लिए तैयार हो रहा है यूएस की नेवल बेस पर। नाउ क्या होगा, अभी तक यूएस अभी वॉर में एंटर नहीं होता है, लेकिन इस वजह से क्योंकि जापान उसके नेवल बेस पे बॉम्बिंग कर देता है, उस पर अटैक कर देता है, इस वजह से यूएस को भी वॉर में एंटर होना पड़ता है। क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। देन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर, मतलब जब जापान अपना सपोर्ट बिल्कुल हिटलर के साथ एक्सटेंड कर देता है एंड यूएस पर नेवल बेस पर बॉम्ब स्टार्ट कर देता है, बॉम्बिंग स्टार्ट कर देता है, तो इससे यूएस एंटर कर जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। एंड यूएस का नेवल बेस कहाँ है, पर्ल हार्बर। अगर अटैक हुआ है यूएस का तो इन रिटर्न उसको भी अटैक करना पड़ा, इस वजह से उसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर करना पड़ा। इसकी वजह से हम देखते हैं जो हिरोशिमा एंड नागासाकी पे बॉम्बिंग हुई थी यूएसए की तरफ से, वो किस चीज का रिजल्ट था, वो रिजल्ट था यूएस नेवल बेस की बॉम्बिंग पर। लास्ट पॉइंट कहता है द वॉर एंडेड इन May 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है 1945 में हिटलर की डिफीट के साथ एंड यूएस बॉम्बिंग एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा इन जापान। सो फाइनली हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुआ, किस तरीके से खत्म हुआ। एंड हम सब जानते हैं एटम बॉम्ब जो कि नागासाकी एंड हिरोशिमा पे गिरा था वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव था एंड बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी जिसको वर्ड्स में बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, हम सब जानते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हिटलर्स इमर्जेंस, हिटलर्स डिफीट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अभी इस चैप्टर में आपको सिर्फ इतना ही दिया हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, अदरवाइज ये काफी बड़ा टॉपिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह। आप इन दोनों वॉर्स की वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पे। फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल। आपको सेपरेटली वीडियो मिल जाएगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जिसमें पूरा इलेबोरेट करके बताया हुआ है। चलिए हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हमारा न्यू टॉपिक द नाजी वर्ल्ड व्यू। हमने नाजीज पूरा देख लिया, हिटलर देख लिया, अब हमें देखना है कि उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, उन्होंने कैसे अपने एनिमीज को खत्म किया। काफी सारी बातें हैं जो कि नाजीज एंड हिटलर के बारे में हमें और देखनी है थोड़ा डीप में। तो इसमें देखेंगे कि नाजी का वर्ल्ड व्यू क्या था, मतलब वो किस तरीके से देखता था सोसाइटी को, वर्ल्ड को एंड पीपल्स के अलग अलग सेक्शन को, सोसाइटी को। फर्स्ट पॉइंट कहता है नाजी आइडियोलॉजी वाज सिनोनिमस विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। ऑफ कोर्स इट इज हिटलर का वर्ल्ड व्यू ही नाजी आइडियोलॉजी थी एंड इनके अकॉर्डिंगली देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल। मतलब ये कहते थे कि कोई इक्वालिटी नहीं है लोगों में, बस रेडिकल हायरार्की है। ऐसा नहीं कि हर ब्लडेड पर्सन इक्वल है, सारे एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। इनके अकॉर्डिंगली रेशियल हायरार्की इम्पोर्टेंट एंड इस हायरार्की में सबसे टॉप पे क्या आता था, प्योर ब्लडेड जर्मन आर्यंस। सेकेंड पॉइंट ये कहता है ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्य वर एट द टॉप। तो जो जर्मन आर्यंस हैं वो टॉप पे हैं और जो बाकी सेक्शंस हैं स्पेशली ज्यूज वो बिल्कुल लोएस्ट रंग पे हैं। ज्यूज को तो बहुत ज्यादा बेकार तरीके से ट्रीट करते थे, बिल्कुल भी पसंद नहीं थे एंड आप सब जानते हैं कि कितना ज्यादा हिटलर के रेन में ज्यूज को मारा गया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है नाजी का आर्गुमेंट बहुत ज्यादा सिंपल था। ये कहते थे स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वाज सुपीरियर एंड द वीक वन
would perish. जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है उसी को सरवाइव करना चाहिए, वही सुपीरियर है, एंड जो वीक है उन्हें पेरिश हो जाना चाहिए, उन्हें दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए। तो कितना अजीब है ये आइडियोलॉजी थोड़ी ठीक नहीं है। ये चाहते थे सिर्फ आर्यन रेस जो है वो सरवाइव करे, वही बिल्कुल फाइनेस्ट रेस है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया भी है, इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। आप जानते होंगे इंडिया में भी आर्यंस हैं, इसी तरीके से जर्मन आर्यंस भी हैं। ये एक अलग हिस्ट्री हो जाएगी, आप आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। बस स्टिल अभी आपको ये जानना है कि ये एक रेस होती है जैसे कि नीग्रोज अफ्रीका में, एंड अगर आप देखेंगे अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया में तो आपको डिफरेंट दिखेंगे। इंडिया में आप अलग रेसेस देख सकते हैं। इसी तरीके से जर्मनी में अलग रेस थी, तो इनका कहना था जस्ट आर्यंस वर्ल्ड में सरवाइव करनी चाहिए, डोमिनेट करनी चाहिए, एंड बाकी सारी वीक रेस को खत्म हो जाना चाहिए, मार देना चाहिए। ऑलराइट, हिटलर की कुछ और आइडियोलॉजी भी थी, अलग एस्पेक्ट थे। वो क्या थे? वो जियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करते थे। मतलब इसमें क्या था इस आइडियोलॉजी में, ये कहते थे एक लिविंग प्लेस होना चाहिए है, एक ही रेस के लिए एक ही प्लेस, एंड जिस कंट्री में उस रेस के लोग रहते होंगे जैसे कि आर्यन, उसको एक ही हो जाना चाहिए है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरी कंट्रीज में रहे। सेम रेस, सेम कंट्री, सेम लिविंग स्पेस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, हिटलर का इंटेंट था कि जर्मन बाउंड्री को एक्सटेंड करना है बाय मूविंग ईस्टवर्ड। जर्मन की जो बाउंड्रीज है उसको एक्सटेंड करना है ईस्टवर्ड। एंड इसका क्या रीजन था? टू कंसंट्रेट ऑल जर्मन ज्योग्राफिकली इन वन प्लेस। सारे जर्मन को एक जगह कंसंट्रेट करने का, ज्योग्राफिकली एक ही जगह पर। एंड इसका, इस थिंकिंग का, इस पूरी आइडियोलॉजी का जो सेटअप था, लेबोरेटली हम कह सकते हैं, इस पूरे एक्सपेरिमेंट का वो क्या बना? पोलैंड। जैसे ही हिटलर ने पोलैंड की तरफ अटैक किया, उसको अपने अंडर में लेना चाहा, इसी से हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया, एंड उसकी वजह से हिटलर का डिफीट हो गया। ये लोग बेसिकली एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जिसमें प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस हो, मतलब जर्मन आर्यंस। सो काफी अजीब थिंकिंग थी, काफी अजीब आइडियोलॉजी थी। पूरे वर्ल्ड में ऐसा इम्प्लीमेंट करना काफी इम्पॉसिबल सा था, बट स्टिल हिटलर इस पे काम कर रहा था, एंड काफी हद तक उसने एरिया अपने अंडर में कर लिए। बट उसकी डिक्टेटरशिप काफी हद तक बढ़ गई थी, तानाशाही। इसकी वजह से वॉर हुआ एंड वो डिफीट हो गया फाइनली। अभी अनदर टॉपिक, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रशियन स्टेट में क्या हो रहा था? अलग अलग सोसाइटी के सेक्शंस को काफी बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा था, जो कि जर्मन आर्यन से बिल्कुल अलग थे। जैसे कि जिप्सीज एंड ब्लैक, जो कि नाजी जर्मन में रहते थे, उनको रेशियल इंफीरियर कहा गया, एंड इन ग्रुप्स को थ्रेटन किया गया कि इनको सुपीरियर आर्यन रेस को ही प्योर मानना है एंड डिजायरेबल मानना है। इनके साथ बिल्कुल भी अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता, स्पेशली ज्यूज। इस पूरी कम्युनिटी को ही अनडिजायरेबल क्लासिफाई किया जाता था, मतलब जिसकी कोई जगह ही नहीं है वर्ल्ड में, इनको कोई अधिकार नहीं है जीने का। एंड जब जर्मनी ऑक्यूपाई करता है पोलैंड को एंड रशिया के कुछ पार्ट्स को, वहाँ के सिविलियंस को वो लोग कैप्चर करते हैं एंड वर्क कराते हैं एज अ स्लेव लेबर। तो काफी बुरी कंडीशन हो गई थी। अगेन अगर हम ज्यूज की बात थोड़ी और करें तो ये सबसे ज्यादा वर्स्ट सफरर थे नाजी जर्मनी में, क्योंकि बाकी सारे सेक्शंस के साथ भी बुरा हो रहा था, लेकिन वर्स्ट सफरर ज्यूज थे। इनको एक सेपरेटली मार्क्ड एरिया दे दिया गया था रहने के लिए। ये पूरी कंट्री में फ्रीली नहीं घूम सकते थे, सिर्फ अपने एरिया में रहेंगे, एंड उस एरिया क्या कहा गया? गीटोज। 1933 to 1938 से क्या हुआ? ज्यूज को नाजीज ने टेरिटराइज किया, सेग्रीगेट कर दिया, एंड उनको बोला कि उन्हें जर्मनी छोड़ के जाना है, मतलब अपनी कंट्री लीव कर दे। सो एंड नेक्स्ट फेज में क्या हुआ? 1939 से 45 तक नाजी का एम था इन लोगों को कंसंट्रेट करना एक स्पेसिफिक एरिया में, सर्टेन एरिया में, एंड इवेंचुअली इनको मार देना। वो भी ऐसे नहीं कि हम खुलेआम मार देंगे, नो, इनको गैस चैम्बर में छोड़ दिया जाता था जो कि पोलैंड ने बनाया था, और उस चैम्बर्स में इनको धीरे धीरे पॉइजनस गैस रिलीज की जाती थी, जहाँ पर ये लोग बंद। बहुत ज्यादा सफोकेशन थी, एंड ऊपर से गैस, पॉइजनस गैस जो कि छोड़ी जाती थी चैम्बर में, उनसे ये लोग मर जाते थे, एंड बहुत ही ज्यादा नंबर्स में किलिंग हुई थी, स्पेशली ज्यूज की। एंड जब इन्होंने पोलैंड को जर्मनी के साथ एनेक्स किया, अपने अंडर में ले लिया, तो वहाँ पर पोल्स जो थे, पोलिश सिविलियन, उनको फोर्स किया कि अपने होम को छोड़ दें, एंड अब जो ये प्रॉपर्टी है उनकी, जो घर है, वो एथनिक जर्मन को मिलेंगे, मतलब वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, जो कि बड़ी रेस थी। ये भी बहुत बुरा हो रहा था। सेकेंडली पोलिश चिल्ड्रन जो थे, मतलब ऐसे बच्चे पोलैंड के जो कि कुछ आर्यंस जैसे लोग करते थे, उसे सिमिलर लगते थे, उनसे उनकी पेरेंट्स से स्मैश कर लिया जाता था जबरदस्ती, एंड उनको रेस एक्सपर्ट के पास भेज दिया जाता था ताकि वो उनको एग्जामिन करे एंड एक प्योर आर्यन बना दे। तो ये कितना ज्यादा गलत काम होता था। उनकी मदर से उनके बच्चों को ले लेना, वो भी बिल्कुल नोन पर्सन को सौंप देना। लास्ट पॉइंट कहता है, जो लास्ट गीटोस थे एंड
गैस चैम्बर्स थे उनके साथ जनरल गवर्नमेंट उनको भी मारा जाता था, मतलब वो सर्व करते थे एज ए किलिंग फील्ड फॉर ज्यूज। तो ये कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी लोगों की, जिप्सीज, ज्यूज, पोलिश, इन सबको देखते हुए बाकी कंट्रीज ने फाइनली इनके अगेंस्ट वॉइस रेज की एंड उनको डिफीट किया इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इस तरीके से हमने देख लिया किस तरीके से इनकी आइडियोलॉजी थी, कैसे काम कर रहे थे इन्होंने, किस तरीके से अकॉर्डिंग टू देम जो अनवांटेड रेस थी उनको मारा। एंड हम आगे चल के होलोकॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है एंड इंटरेस्टिंग भी है। तो अब हमारा चैप्टर का थोड़ा सा पोर्शन रह गया है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसे कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कमेंट में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।